नमस्कार, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है विट्टी चोखा। देश के 5 राज्यों में चुनाव है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में जो राज्य है वो बंगाल है। बंगाल इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वहां बीजेपी के सामने ममता बनर्जी जैसी एक मजबूत लड़ाकू राइवल है। लेकिन बंगाल के इस चुनावी शोर में एक और दल है जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन उस दल ने भी बीजेपी को उतना ही परेशान कर रखा है जितना कि ममता बनर्जी ने, या कह ले कि उससे भी ज्यादा। दल का नाम है सीपीआईएम। इसलिए आज के इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर लेफ्ट केरलम में ही क्यों सरवाइव कर रहा है। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले केरलम में ही लेफ्ट इतना मजबूत क्यों है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं भारत में लेफ्ट के जन्म से। 17 अक्टूबर 1920 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अमेरिकी और रूसी कम्युनिस्ट ने पहली बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाने का ऐलान किया। तब पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन मुसलमानों के ऑटोमन साम्राज्य के टुकड़े कर चुका था। तुर्की के खलीफा यानी मुसलमानों की सबसे बड़ी धार्मिक और राजनीतिक सत्ता खत्म हो चुकी थी। भारत में खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। जैसे ही सीपीआई बनाने का ऐलान हुआ, खिलाफत आंदोलन से जुड़े नौजवान बड़ी संख्या में इसमें शामिल हो गए। इसके बावजूद भारतीय कम्युनिस्टों का कहना था कि पार्टी विदेश में बनी है, इसलिए आम लोग इससे नहीं जुड़ रहे हैं। नतीजतन 1925 में कानपुर में एक बार फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाने का ऐलान हुआ और बहुत जल्द ही इससे गरीब और मजदूर जुड़ गए और अंग्रेज के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। नाराज अंग्रेजों ने 1934 में इस पर बैन लगा दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन कम्युनिस्ट इसमें शामिल नहीं हुए। बदले में अंग्रेजों ने कम्युनिस्ट संगठन में जो पाबंदी लगाई थी वो हटा दी। दरअसल तब दूसरे विश्व युद्ध में कम्युनिस्टों का गढ़ यानी सोवियत संघ ब्रिटेन के साथ मिलकर हिटलर से लड़ रहा था, इसलिए कम्युनिस्ट अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन नहीं करना चाहते थे। ये तो हो गई बात लेफ्ट के भारत में उदय की। अब चलिए बात करते हैं केरलम की। यह साल 1956 था। त्रानवोर, कोचीन और मालाबार को मिलाकर एक नया राज्य बना केरल। मार्च 1957 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। 126 सीटों वाली विधानसभा में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई को 60 सीट मिली। 5 निर्दलीय को मिलाकर उसने सरकार बना ली। ये दुनिया में वामपंथियों की पहली ऐसी सरकार थी जो चुनी हुई सरकार थी। ईएमएस नबुद्रीपाद ने मुख्यमंत्री बनने के 1 हफ्ते बाद ही 2 बड़े कानून लागू कर दिए। पहला भूमि सुधार कानून और दूसरा शिक्षा में सुधार को लेकर। भूमि सुधार कानून के बाद बटाईदार किसानों को जमीन खरीदने की छूट मिल गई, लैंड होल्डिंग की लिमिट तय हो गई। वहीं एजुकेशन बिल के जरिए प्राइवेट संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए सख्त नियम बना दिए गए। दोनों कानूनों से आम लोगों का एक बड़ा वर्ग खुश था, लेकिन कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को ये बिल रास नहीं आए। केरलम के चर्च और नायर कम्युनिटी भी विरोध में उतर गए। दोनों के पास केरलम में सबसे ज्यादा स्कूल और चैरिटेबल ट्रस्ट थे। इसी बीच केरलम के स्कूल कॉलेजों से गांधी की तस्वीर हटाकर माओ और स्टालिन की तस्वीर लगाई जाने लगी। कहा जाने लगा कि नबुंद्रीपाद की सरकार बनाने के लिए कम्युनिस्ट देशों ने फंड भेजे हैं। केरलम के गांधी कहे जाने वाले मन्नथ पिल्लई की अगुवाई में लाखों लोग सड़कों पर उतर गए। आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हजारों लोग जेल में डाल दिए गए। इसी बीच मछुआरे कम्युनिटी की एक प्रेग्नेंट महिला को पुलिस की लाठीचार्ज में मार दिया गया, जिससे आंदोलन और भड़क उठा। जगह जगह हिंसा होने लगी। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी सहित कांग्रेस के कई लोग केरलम की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करना चाहते थे और मन्नथ पिल्लई के नेतृत्व में जारी यह आंदोलन उनके लिए एक मौके जैसा था। लेकिन पीएम नेहरू ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने से दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। 2 फरवरी 1959 को इंदिरा गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। इसके बाद वो केरलम गई। वहां से लौटने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नेहरू को सौंप दी और उस रिपोर्ट सौंपने के ठीक बाद 31 जुलाई 1959 को केरलम सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। केरलम के इस सरकार को बर्खास्त करने पर तब कम्युनिस्ट पार्टी अखबार न्यूज एज ने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू आपको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। फिर साल आया 1960। केरलम में फिर से चुनाव हुए। कांग्रेस ने इंडियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया। फिरोज गांधी इंदिरा गांधी के इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने कांग्रेस सांसदों की एक मीटिंग में कहा, कांग्रेस कहां है? कांग्रेस के सिद्धांत कहां है? क्या कांग्रेस इतनी नीचे गिर गई है कि हम सांप्रदायिक तत्वों, जातिवादी नेताओं और उन लोगों के इशारों पर चलने लगेंगे जो लोगों में धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं? हालांकि कांग्रेस ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया और चुनाव में 95 सीटें जीत ली, जबकि लेफ्ट 29 सीटों पर ही सिमट गई। प्रजा सोशलिस्ट के पीए थानू पिल्लई सीएम बने, लेकिन 2 साल बाद कांग्रेस ने थानू को राज्यपाल बनाकर खुद का मुख्यमंत्री बना दिया। फिर साल आया 1962, जब चीन और भारत का जंग हुआ।
जंग में कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं को चीन का समर्थन करने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। उसी दौरान कम्युनिस्ट पार्टी दो धड़ों में बंट गई। चीन की नीतियों का समर्थन करने वाले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआईएम और सोवियत संघ का समर्थन करने वाले सीपीआई बने रहे। हालांकि 1967 के चुनाव में लेफ्ट ने फिर से सत्ता में वापसी कर ली। तब सीपीआईएम को 52 और सीपीआई को 19 सीटें मिली। सीपीआईएम के नबुंद्री पाल दूसरी बार सीएम बने। उसके बाद 1970 और 1978 के चुनाव में भी लेफ्ट की सरकार बनी। फिर जनवरी 1980 में लेफ्ट ने 7 दलों को मिलाकर गठबंधन बनाया, जिसे लेफ्ट डेमोक्रेट फ्रंट यानी एलडीएफ कहा गया। इसके बाद लेफ्ट की तर्ज पर कांग्रेस ने भी एक गठबंधन बनाया, जिसे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ कहा गया। अब यहां तक तो बात हो गई केरलम में कम्युनिस्ट उदय, संघर्ष और फिर स्थापित होने की। अब साल 2026 है और एक बार फिर से केरल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों केरल में ही लेफ्ट का दबदबा आज भी कायम है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में कम्युनिस्ट राजनीति काफी कमजोर हो चुकी है। इसका जवाब समझने के लिए हमें उन 5 बड़ी वजहों को समझना होगा जिन्होंने केरल में लेफ्ट को एक मजबूत किले की तरह स्थापित किया। पहली और सबसे अहम वजह है भूमि सुधार आंदोलन। साल 1958 में लेफ्ट सरकार ने लैंड रिफॉर्म बिल पेश किया, जिसका मकसद जमींदारी व्यवस्था खत्म करना और जमीन का समान वितरण करना था। इस कानून के तहत बड़े जमींदारों की अतिरिक्त जमीन को लेकर भूमिहीन किसानों और मजदूरों को दी गई। इससे जो लोग पहले दूसरों की जमीन पर काम करते थे, उन्हें खुद जमीन का मालिक बनने का मौका मिला। वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी के अनुसार लेफ्ट ने गरीबों को सिर्फ राशन नहीं दिया, बल्कि उन्हें कमाने का साधन भी दिया। इससे उनकी आय बढ़ी और उनका भरोसा लेफ्ट पर मजबूत हो गया। यही वजह है कि आज भी ग्रामीण और मजदूर वर्ग का बड़ा हिस्सा लेफ्ट के साथ खड़ा दिखाई देता है। दूसरी वजह है ट्रेड यूनियनों का मजबूत नेटवर्क। लेफ्ट ने मजदूरों को संगठित करने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रेड यूनियन बनाए और उन्हें राजनीतिक रूप से सक्रिय किया। न्यूनतम मजदूरी तय की गई, जो दूसरे राज्यों से ज्यादा है। केरल में बंदरगाह, रबर प्लांटेशन और सरकारी दफ्तरों तक यूनियनों का असर है। ये यूनियन सिर्फ मजदूरों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं, बल्कि चुनाव के समय प्रचार, बूथ मैनेजमेंट और वोटर को मोबिलाइज करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसी तरह वे आर्थिक के साथ राजनीतिक ताकत भी बन गए हैं। तीसरी वजह है पॉलिटिकल मैनेजमेंट। विश्लेषकों के मुताबिक लेफ्ट ने सिर्फ विचारधारा पर नहीं, बल्कि सत्ता और नेटवर्क को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया। अपने समर्थकों को सरकारी पदों पर जगह दी गई और कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए रोजगार के अवसर बनाए गए। कई बार इन सोसाइटियों को सीधे काम मिलने से लेफ्ट समर्थकों को फायदा होता है। साथ ही जो सरकारी कर्मचारी लेफ्ट के करीब होते हैं, उन्हें भी सिस्टम में सुविधा मिलती है। इससे संगठन और सत्ता के बीच मजबूत तालमेल बनता है। चौथी वजह है शिक्षा पर विशेष ध्यान। केरल में लेफ्ट सरकार ने शुरू से ही शिक्षा को प्राथमिकता दी। गरीब और मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए 12वीं तक मुफ्त शिक्षा, किताबों और मिड डे मील की व्यवस्था की गई। एडेड स्कूल मॉडल के तहत प्राइवेट मैनेजमेंट और सरकारी फंडिंग का संतुलन बनाया गया, जिससे शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि केरल की साक्षरता दर लगभग 94% तक पहुंच गई, जो देश में सबसे ज्यादा है। हाल के वर्षों में सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के कारण लाखों बच्चे प्राइवेट स्कूलों से वापस सरकारी स्कूल में आए। इससे लेफ्ट की छवि और मजबूत हुई। पांचवी और आखिरी वजह है केरल की बाइपोलर राजनीति। यहां मुख्य मुकाबला केवल 2 गठबंधनों, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच होता है। 1982 से 2016 तक दोनों के बीच सत्ता बदलती रही, जबकि 2021 में लेफ्ट लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटा। तीसरे विकल्प की मजबूत मौजूदगी न होने से लेफ्ट हमेशा प्रासंगिक बना रहा। इसके अलावा राज्य की सामाजिक संरचना भी अहम भूमिका निभाती है। केरल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है, जिनका विकास व्यापारिक समुदाय के रूप में हुआ है। इसलिए यहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण उतना प्रभावी नहीं है। यही वजह है कि तीसरा मोर्चा, खासकर भारतीय जनता पार्टी, अभी तक यहां मजबूत आधार नहीं बना पाई है। इन सभी कारणों को मिलाकर देखें तो साफ है कि केरल में लेफ्ट का दबदबा किसी एक वजह से नहीं, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रयासों का परिणाम है। भूमि सुधार, मजबूत यूनियन, प्रभावी मैनेजमेंट, शिक्षा और बाइपोलर राजनीति ने मिलकर लेफ्ट को एक अस्थायी शक्ति बना दिया है और यही कारण है कि आज भी केरल में उसका किला मजबूती से कायम है। तो आज के इस रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि लेफ्ट का जन्म केरल में कैसे हुआ, फिर संघर्ष कैसा रहा, संघर्ष के बाद स्थापित कैसे हुए और अब
जब ये चर्चा हो रही है कि जब लेफ्ट की राजनीति देश भर में समाप्त हो गई है, बंगाल में 34 साल का शासन, त्रिपुरा में 25 साल, देश के विभिन्न हिस्सों में जिस तरह का दबदबा लेफ्ट का था अब नहीं है, उसके बावजूद ऐसा केरल में क्या है? केरल में ऐसा क्या किया गया लेफ्ट के संगठनों के द्वारा जो आज तक केरल में कम्युनिस्ट का गढ़ है? तो आज के इस रिपोर्ट में मैं ये बताने की कोशिश किया हूं कि वो वजह क्या है। आप बताइए, आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए वीटी चोखा।